हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। एंड आज हम जो आपका चैप्टर नंबर 5 है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं, जिसमें करंट अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और पेज नंबर 211। ठीक है, सो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। सो दो पार्टनर है ए एंड बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 4:1। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज अंडर। आपको बैलेंस शीट गिवन है। लायबिलिटी में देखो तो आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है ए और बी के। देन इसी तरीके से करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस आपको गिवन है ए एंड बी। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड आपको दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, बिल्स पेबल आपको दे रखा है। देन असेट्स में देखो तो लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है और बीडीआर भी है। फिर बिल्स रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक है और गुडविल दे रखा है। ठीक है, फाइन। They admitted C as a new partner on above date on the following conditions. They decided to keep their new profit loss sharing ratio at 3:1:1. So आपको old ratio as well as new ratio क्वेश्चन में given है। तो sacrifice के लिए आप क्या करोगे, old माइनस new करोगे तो आपको sacrifice ratio है वो मिल जाएगा। Then कुछ पॉइंट नंबर 1 आपका C will bring ₹20,000 as a capital for his 1/5 share of profit and 5,000 as his share of goodwill in cash. फिर तो सी है वो 20,000 में वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है और उसका 1/5 शेयर है। ठीक है ना, साथ ही साथ वो 5,000 आपके प्रीमियम फॉर गुडविल के भी कैश में लेके आ रहा है। चलो, उसके बाद लिखा है आउट ऑफ गुडविल हाफ अमाउंट इज टू बी विड्रॉन बाय दी ओल्ड पार्टनर्स। तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ओल्ड पार्टनर को जितना भी देंगे बराबर है, उसमें से हाफ अमाउंट वो क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, यानी कि ड्रॉइंग की एंट्री आपको करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ठीक है ना, तो हम देखते हैं। Then point number 2 आपका वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%, रिवैल्यूएशन अकाउंट है। while वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 5%, अगेन क्या है, रिवैल्यूएशन है। फिर आपका पॉइंट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स, अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर आपका वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 1,000, ऊपर कितना दे रखा है आपको 5,000 के अगेंस्ट में 1,000 का तो लायबिलिटी आ गया, तो बाकी का जो 4,000 रहेगा वो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर उसके बाद में है डिसऑनर एक्सपेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल ₹150 एंड बैंक चार्जेस ₹300 विच आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो टोटल आपके 450 के एक्सपेंसेस आपने पे किए होंगे और उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो मैं बोल सकता हूं कि इतने का कैश आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा होगा, यानी कि इतने से अभी क्या होने वाला है, आपकी कैश है वो कम होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि आपने जब पे किया था तब एंट्री नहीं की थी आपने। क्लियर है, तो कैश का इफेक्ट हम यहाँ पे देने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, फिर लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है एडमिशन के बाद वाला। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टेप हमारा होता है फॉर्मेट ड्रॉ करना। तो फॉर्मेट तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं ताकि हमारा टाइम है वो वेस्ट ना रहे, बराबर है। एक यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट, ठीक है, और आफ्टर एडमिशन। ठीक है, आपको ईयर भी लिखना चाहिए इसके नीचे, फॉर द ईयर एंडेड या एज ऑन डेट, सॉरी एज ऑन डेट लिखोगे आप। ठीक है ना, 31 मार्च 2017। क्लियर है, फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि आप फॉर्मेट ड्रॉ करो। क्लियर, तो फॉर्मेट तो ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा बोलता है कि ओपनिंग बैलेंसेस लिखो आप। तो देखिए आपके बैलेंस शीट में जो दे रखा है वहां पे मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को नहीं बनाया। जब भी करंट अकाउंट वाला आपका क्वेश्चन हो तो आपको करंट अकाउंट ही बनाना है, कैपिटल अकाउंट बहुत रियरली जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो अभी हमने क्या किया, सिर्फ करंट अकाउंट ही बनाया है, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के एज इट इज बैलेंस हमारे कहां पे जाने वाले हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट में एज इट इज जाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो अब सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। तो देखो, ओपनिंग बैलेंसेस आपको किस किस के दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंसेस आपको दे रखे हैं एक तो ये करंट अकाउंट में। अब देखो किस साइड लिखेंगे करंट अकाउंट का, तो जैसे हमारा लायबिलिटी साइड में दिख रहा है तो क्रॉस में लिखेंगे, असेट्स में होता तो इस साइड लिखते, बराबर है। तो इस साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है,
तो देखें ए का है आपका 8000, ठीक है ना, ए का है आपका 8000 और बी का है 2000 और सी का तो होगा नहीं क्योंकि ये तो अभी एडमिशन दे रहा है, बराबर। और दूसरा कैश एंड बैंक का बैलेंस 3000 दे रखा है, तो कैश एंड बैंक की डेबिट बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है ये 3000, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3000। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप नंबर, और थर्ड स्टेप नंबर क्या बोलता है कि लायबिलिटी में जो आपको बैलेंस शीट दे रखा है उसमें आपको रिजर्व एंड सरप्लस और गुडविल वगैरह दे रखा है, तो उसको क्या करो रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पहले मैं देखता हूं एसेट्स में, क्या एसेट्स में आपको कोई गुडविल दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है ना, लास्ट में 5000 का, उसको ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है। और सारे एडजस्टमेंट अभी करंट अकाउंट में ही होंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, ठीक है ना। आप ऐसे ही समझो जैसे कैपिटल अकाउंट बना रहे, बराबर। चलो किस साइड आएगा तो रिवर्स में जाता है, असेट्स आपको इस साइड दिख रहा है तो अभी कहां लिखेंगे इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है। और गुडविल अकाउंट का अमाउंट कितना है आपका 5000 है। 5000 का आपको ओल्ड रेशियो इनका क्या था 4:1, तो 4000 एंड 1000 आ जाएगा, 4000 एंड 1000। क्लियर है। सी का कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा। फिर उसके बाद में और कुछ देख रहा है असेट साइड में, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, पीएनएल अकाउंट का डेबिट वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम सीधे लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटी साइड में अगर आप देखोगे तो आपको वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड दे रखा है, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, 5000 में से 1000 का तो लायबिलिटी है और बाकी का 4000 रहेगा वो हम क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ठीक है। और 4000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4000 को आपको 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3200 एक का आ रहा है और 800 आ रहा है आपका बी का। क्लियर है। और वो जो 1000 है, वो जो 1000 है उतने का उसका आपका क्या आ गया लायबिलिटी आ गया, तो 1000 कहा जाएगा सीधा लायबिलिटी में जाएगा। क्लियर है। तो मैं लायबिलिटी में यहाँ पे लिख देता हूं। देखो पहले यहाँ पे एक मैं ये लिख देता हूं कैपिटल, तो तीनों के कैपिटल अब आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कितने आएंगे वो पता नहीं, वो बाद में लिखेंगे। क्लियर है। करंट अकाउंट का नेगेटिव भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी आता है, तो अभी करंट अकाउंट का नाम हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं और यहां पे लिखते हैं हमारा ये वर्कर्स से जो क्लेम आया है, ठीक है, अभी आउटस्टैंडिंग है तो उसको यहां पे हम लिखते हैं। तो देखो वर्कर्स क्लेम, ठीक है, कितना है वर्कर्स क्लेम 1000, तो यहां पे लिखो 1000। क्लियर है। फाइन। नेक्स्ट है आपका, और तो कोई रिजर्व सरप्लस दे नहीं रखा है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो देखो फिर आपका पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, ये काम हो गया हमारा, स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब सो नेक्स्ट है हमारा स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करना है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन कौन से पॉइंट है। तो देखो पॉइंट नंबर जो सेकंड है आपका, जहां पे बोला है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। सो लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो आपका 10% से इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो हम कहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने से लिखूंगा तो 10% कितना होता है, ऊपर देखो बैलेंस शीट में आपको कितना वैल्यू दे रखा है 35,000, उसका 10% करो कितना आ जाएगा 3,500। सो ये आएगा 3,500। क्लियर है। सेम वे में नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि while value of furniture and stock is to be decreased by 5%, यानी फर्नीचर और स्टॉक इन दोनों का वैल्यू आपको 5% से डिक्रीज करना है। तो ऊपर देखे आपको कितने के दे रखे हैं, फर्नीचर आपको दे रखा है 30,000 का आप करो 5% तो 1,500, ठीक है। सो देखिए आप इस साइड लिखोगे क्योंकि लॉस हो रहा है, सो टू फर्नीचर बराबर और 1,500। क्लियर है। उसके बाद में स्टॉक का वैल्यू भी आपको डिक्रीज करना है, अगेन लॉस होगा, सो टू स्टॉक, और स्टॉक कितने का दे रखा है 15,000 ना, 15,000 का अगर आप करो 5% तो आएगा 750, ठीक है
तो ये आप लिखोगे 750। अच्छा, इन सब की करस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैलेंस शीट में भी देनी है, ठीक है ना। तो देखिए साथ साथ में जैसे लैंड एंड बिल्डिंग था, तो ये रहा लैंड एंड बिल्डिंग, और पहले से ऑलरेडी बैलेंस शीट में कितना दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, तो देखिए 35,000। सो इनर कॉलम में हम लिखेंगे 35,000, और इसमें प्लस प्लस आपका इंक्रीज हुआ है, सो इंक्रीज कितने से इंक्रीज हुआ है, देखो 3,500, और दोनों को प्लस करूं मैं तो आता है आपका 38,500। क्लियर है। सेम वे में फर्नीचर के लिए भी लिखूंगा मैं, सो ये लिखा मैंने फर्नीचर। फर्नीचर पहले से कितना था मेरे पास 30,000 का। क्लियर है। और उसमें डिक्रीज हुआ है तो माइनस करना है आपको, सो डिक्रीज कितने से 1,500 से माइनस करो। सो ये माइनस करोगे तो आएगा 28,500। क्लियर है, 28,500। इसी तरीके से स्टॉक का वैल्यू भी आपको कम करना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टॉक, और स्टॉक कितने का दे रखा है 15,000। क्लियर है। और उसमें से माइनस करो आप डिक्रीज, डिक्रीज कितना 750, तो 750 माइनस करोगे सो आएगा 14,250। क्लियर है, फाइन। चलो उसके बाद में है आपका पॉइंट नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स। तो ऊपर देखिए इन्वेस्टमेंट कितने के दे रखे हैं 25,000 के, जब ये आज उसका मार्केट प्राइस कितना है 35,000, यानी 10,000 से इंक्रीज हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। तो इधर आप लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट, बाय इन्वेस्टमेंट कितने से 10,000 से, और बैलेंस शीट में भी लिखोगे तो यहां पे आप लिखो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहले से 25,000 के है और प्लस इसमें इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गया आपका 10,000 से, टोटल हो गया 35,000। क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 10% बैड डेब्ट रिजर्व आपको क्रिएट करना है। तो ऊपर देखो बैड डेब्ट डेटर्स कितने के दे रखे हैं बैलेंस शीट में 5,500 के, और बीडीआर 500 का। हमको किसके ऊपर बीडीआर क्रिएट करना है 5,500, ओरिजिनल वैल्यू पे करते हैं, ठीक है ना। सो 5,500 का आप करोगे 10%, कितना आता है 550। क्लियर है। और ऊपर आपको ऑलरेडी बीडीआर कितने का दे रखा है बैलेंस शीट में 500, मीन्स अभी आपको एक्स्ट्रा कितने का बनाना है जस्ट 50 रुपीज का। सो 50 रुपीज से इंक्रीज करना है आपको बीडीआर, दैट मीन आपको क्या हो गया लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो कहां लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में बीडीआर कितने से 50 रुपीज से, और फिर यहां पे आप लिखोगे डेटर्स। डेटर्स आपको पहले से दे रखे हैं 5,500 के, क्लियर, और उसमें से माइनस करोगे बीडीआर, और बीडीआर अभी कितना हो गया है 550। क्लियर है, बीडीआर आपका हो गया 550, ये आ गया आपका 4,950 माइनस 550, हाँ 4,950 बराबर। चलो डेटर्स का पॉइंट हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम, वो तो कर चुके हैं ऑलरेडी। अब नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट नंबर बोलता है डिसऑनर एक्सपेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल 150 एंड बैंक चार्जेस ₹300 विच आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि क्या हुआ, आपने इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं की, और जब जर्नल एंट्री आपने पास नहीं की है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 450 रुपीज से टोटल आपने कैश को अनरिकॉर्ड किया है। क्लियर है, और कैश अकाउंट पे इफेक्ट आएगी, यानी कि कैश इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अब आप एंट्री करोगे तो कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, और कैश असेट्स होती है, डिक्रीज होने का मतलब लॉस हो गया। लॉस होता है तो आपका लिख दो, इस साइड लिखो आप, इस साइड आप लिखोगे टू कैश अकाउंट। क्लियर है, और कैसे आएगा तो ये मैं दोनों को प्लस करके बोल देता हूं, आपका 150 प्लस 300, तो ये टोटल मिला के हो गया 450। क्लियर है, और ये कैश अकाउंट में भी एंट्री जाएगी इसकी यहां पे क्रेडिट साइड में बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, कितने से 450 से। क्लियर है, फाइन। कैश अकाउंट पे इफेक्ट आएगी वो हमने देखा। चलो हो गया, तो सारा आपका ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब हम क्या करते हैं, सीधा हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस फाइंड करते हैं। तो देखें ज्यादा किस साइड दिख रहा है, इस साइड ज्यादा दिख रहा है,
सो ये 10,000 और 13,500 आएगा, इधर आ गया आपका 13,000 और इसमें से ये माइनस कर दो तो 13,500 माइनस 1,500 माइनस 750 माइनस 50 माइनस 450, ये आया आपका 10,750 10,750। और इसको आप क्या करोगे, दोनों पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ए का और बी का। तो 10,750 को ओल्ड पार्टनर्स का क्या रेशियो था, 4:1, तो डिवाइड बाय 5 इंटू, तो ये 4:1 है, तो इसका आ गया आपका 2,150 और ये इसका आ गया आपका 8,600। क्लियर है, और ये इनके करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगी सेकंड कैपिटल अकाउंट में, सॉरी करंट अकाउंट में, सॉरी यहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे अपन, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट बना रहे हैं इसीलिए करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। चलो, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 8,600 ये मैं सीधी एंट्री यहाँ पे दे देता हूं, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, और प्रॉफिट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्लियर है, कितना है, तो 8,600 इसका है, 8,600 और ये 2,150 बी का है। क्लियर है, चलो इतना हो गया। चलो अब मुझे बताओ, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर जो 5 होता है वो क्या होता है। स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 5 बोलता है कि बैलेंस शीट को एज पॉसिबल कंप्लीट कर दो। जो जो अब आपको क्वेश्चन के बैलेंस शीट में जो जो दिख रहा है उसको अगर आपने लिख दिया है यहाँ पे तो ठीक है, नहीं लिखा है तो कॉपी पेस्ट कर दो। तो देखिए कौन कौन से ऐसे है। तो सबसे पहले मैं एसेट्स में देखता हूं, तो लैंड एंड बिल्डिंग वो तो लिख चुके हैं, फर्नीचर आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया, बीआर नहीं आया। क्लियर है, तो बीआर लिख देते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितने का, 2,000 का, तो ये मैंने लिख दिया बीआर। उसके बाद कैश एंड बैंक, तो देखो कैश एंड बैंक का अमाउंट पता नहीं है लेकिन आने वाला है इतना तो पता ही होता है ना, तो कैश एंड बैंक नाम लिख दिया, अमाउंट बाद में भरेंगे। गुडविल तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अपन, बराबर। चलो अब आते हैं लायबिलिटी साइड में, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के तीनों के नाम दीजिए, क्योंकि कैपिटल अब तीनों की होगी, क्योंकि न्यू पार्टनर भी तो कैपिटल लेके आएगा। देन सेम वे में अब करंट अकाउंट का पहले से नाम इसीलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि करंट अकाउंट का कभी कभी नेगेटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस भी होता है, कभी कभी क्रेडिट बैलेंस, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए पता नहीं वो इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा। ठीक है ना, तो वो देखते हैं। चलो, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड का एडजस्टमेंट कर चुके हैं अपन, फिर क्रेडिटर बाकी है और बिल्स पेबल भी बाकी है। इसको एज इट इज मैं लिख देता हूं। तो देखें, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 4,000 के, और बिल्स पेबल है आपके 1,000 के। क्लियर है, फाइन। तो ये हमने एज पॉसिबल बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर दिया, स्टेप नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 6 पे जाना है। स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करो। क्लियर, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया उसका एडजस्टमेंट करो। देन 7 पे क्या करेंगे हम, 7 स्टेप पे हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट। तो पहले कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं। सी विल ब्रिंग 20,000 एज अ कैपिटल, सो 20,000 को कैपिटल का कैश लेके आएगा, तो बोलो कैश आएगा। कैश आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा क्या लिखेंगे बोलो, कैपिटल लिखेंगे कि करंट। कैश जब इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल अकाउंट आता है, जब भी आपका ये सेकंड वाला, जब भी आपका नॉट फ्लक्चुएटिंग वाला या फिर आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग के लिए, यानी कि जब भी आप करंट अकाउंट बनाते हो तो उस सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही बार एंट्री आती है, जब कोई पार्टनर है वो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है तभी आती है, अदरवाइज कोई भी एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं जाती। तो यहाँ तो न्यू पार्टनर सी आ रहा है तो वो कैपिटल ही तो इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, करंट अकाउंट में नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना वो लेके आ रहा है वो, 20,000, तो ये मैंने लिख दिया 20,000। क्लियर है, फाइन। अब सेकंड एंट्री तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, वो तो हम बना नहीं रहे, ठीक है ना। लेकिन एक बात समझ में आ गई, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैपिटल तो अनअफेक्टेड रहने वाली है, मतलब जो ओपनिंग में है वही तो क्लोजिंग में भी रहने वाली है। तो मुझे जो ओपनिंग में बैलेंस शीट में जो दे रखा है, मुझे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख सकता हूं ना, और सी तो 20,000 ला रहा है तो सी का 20,000 ही तो रहेगा क्लोजिंग कैपिटल, तो मैं सी के कैपिटल के लिए लिख देता हूं 20,000, और ए और बी का मुझे बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, 75,000 एंड 25,000, उसको एज इट इज हम लिख देंगे।
क्योंकि कैपिटल तो हमारा चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। 75,000 एंड 25,000, क्लियर है। और सबका टोटल करेंगे तो 1,20,000 होता है, बराबर। चलो उसके बाद में अब हमारा बचा प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट। और प्रीमियम फॉर गुडविल में क्या बोला है कि 5,000 वो कैश में लेके आ रहा है, तो पहले कैश अकाउंट में इफेक्ट जाएगी। तो कैश अकाउंट में यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितने से 5,000, क्योंकि 5,000 का टोटल अमाउंट लेके आ रहा है। अब ये 5,000 आपको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे एंट्री कर दूं, क्योंकि इस साइड ही आने वाला मुझे पता है, क्योंकि वहां पे डेबिट में दिख रहा है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और अब हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। तो बोलो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दे रखा है एज वेल एज न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर दे रखा है, और कुछ भी नहीं बोला है कि कौन से पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है। तो ऐसी सिचुएशन में याद करो, हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते थे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 किया था, जिसमें क्या बोला था कि कुछ भी नहीं कहा तो हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो को ही हम क्या करते हैं, हम सैक्रिफाइस रेशियो कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो क्या रह जाएगा, 4:1। यहाँ पे ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशियो, क्लियर है, और दैट इज 4:1, क्लियर है। तो 4:1 में आप 5,000 को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 4,000 और 1,000 आ जाता है। तो ये 4,000 और ये आपका 1,000, क्लियर है। अब क्या करना है, अब तो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अब तो क्या करना है, सिर्फ टोटल करना है, ठीक है ना, और टैली करना है। तो देखो मैं सबसे पहले इसका बैलेंस टैली करता हूं। तो देखिए यहाँ पे सी का तो मैं नहीं भी बनाता तो भी चलता, ठीक है, लेकिन बनाना चाहिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ सकता है, बराबर है। चलो तो अभी क्या करें, सबसे पहले मैं बी का टोटल देखता हूं। तो बी का 2,000 प्लस 800 प्लस 2,150 प्लस 1,000, ये बना आपका 5,950, क्लियर है। इसमें से ये 1,000 माइनस हो जाएगा, 5,950, और इसमें से 1,000 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 4,950, क्लियर है। यहां पे मैं लिख देता हूं टू बैलेंस कैरिड आउट, क्लियर है। और इधर मैं बात करूं तो इधर आपका 8,000 प्लस 3,200 प्लस आपका 8,600 प्लस 4,000, ये टोटल आया आपका 23,800, और इसमें से आप ये माइनस करो 4,000, तो 4,000 माइनस करोगे 19,800 आएगा, क्लियर है। और इधर तो सेम लिखेंगे 23,800, क्लियर है। इधर डैश इधर डैश, ये कोई काम का नहीं रहा। अब ये बैलेंस हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। देखो इस साइड अगर बैलेंस बच रहा है दैट मीन वो कहां जाएगा, आपके लायबिलिटी साइड में, क्योंकि इसका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। और अगर इस साइड अगर बैलेंस कम पड़ता है, क्योंकि करंट अकाउंट का इस साइड भी कम पड़ेगा, ठीक है ना, कोई कोई क्वेश्चन आएंगे तो फिर उसको असेट्स में लेके जाएंगे। जिस साइड आपको बैलेंस दिख रहा है कैरी डाउन उस साइड लिखो, इस साइड दिख रहा है तो इस साइड, उस साइड दिख रहा है तो उस साइड, शॉर्ट में लर्न करो, ठीक है। तो देखिए अभी तो यहां पर भी यहां ही लिखना है, तो लिखते हैं हम करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में ए और बी दोनों के नाम लिख दूं। ए का है आपका 19,800 और बी का है 4,950, और टोटल करूं मैं 4,950 तो कितना होता है 24,750, क्लियर है। चलो अब कैश अकाउंट का भी बैलेंस निकालें, और कैश अकाउंट का टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 23,000, तो ये हो गया, और 5,000 ये हो गया, टोटल हो गया 28,000, क्लियर है। और 28,000 में से ये 450 आप माइनस कर दो, 450 माइनस करो, कितना बचा 27,550, क्लियर है। ये आपका बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये 28,000 आ गया। चलो ये 27,000 कैश एंड बैंक का बैलेंस आ गया, 27,550, क्लियर है। अब दोनों साइड का टोटल करते हैं। 1,20,000 इस साइड है, फिर 1,000 है प्लस 4,000 है और प्लस 1,000 है प्लस 24,750 है, ये आ गया आपका 1,50,750, क्लियर है। और इस साइड का मैं अगर टोटल करूं तो 38,500 प्लस 28,500
प्लस 40,000 टू 50 प्लस 35,000 हो गया 4950 और 2,000 और 27,550 ये आ गया आपका 1,50,750। बैलेंस शीट का टोटल आपका टैली कर गया। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपको ये वर्क करना है। ठीक है ना, और बैलेंस शीट में आप एज एट वो दे दोगे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है ना, डेट आपको अच्छे से देनी है यहाँ पे 31 मार्च 2017। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करना है। अच्छे से वापस से आप क्या करो, क्वेश्चन को बिना देखे, सिर्फ क्वेश्चन देख के आप क्या करोगे, ये सॉल्यूशन बिना देखे आप क्या करोगे, वापस से खुद से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर, ये अभी क्या करो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले लो और नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर दो। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है, जल्दी हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो।